आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से पूरे हफ्ते की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हो गई हूँ। खबरों का रुख करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सूडान में बदतरीन नस्ल कुशी जारी, अरब ममालिक पर लानत भेज रही दुनिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हो सकती है जंग, काफ़ी कोशिशों के बाद भी मुज़ाकरात हुए फेल। अमेरिका ने चीन की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, 1 साल के लिए हुआ मुआहिदा तय। इसराइल के हमलों में हुई तेज़ी, गजा के बाद अब सीरिया लेबनान में हो रहे हमले। सूडान में तकरीबन 2 साल से खाना जंगी जारी है और दुनिया इससे बेखबर है। गजा की तरफ तो दुनिया के लोगों का ध्यान जरूर गया, लेकिन सूडान की तरफ कोई मुतवज्जो ना हुआ, जहाँ 2 साल के अरसे के दौरान तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। बताते चलें कि ना वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल्स हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन आरएसएफ और एसएएफ दोनों अवाम का खून बहाने पर तुले हुए हैं। एसएएफ के सरबराह जनरल अल फातेह अल बुरहान और आरएसएफ के सरबराह हम्माद दगालो, जो कभी दोस्त हुआ करते थे, अब एक दूसरे के सख्त तरीन दुश्मन बने हुए हैं और सुडानी अवाम के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। आइए क्या है पूरा मामला जानते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार जनाब आरिफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हसन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे सूडान की कि जो सूडान में खाना जंगी देखी जा रही है उसका जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाएगा। जो एक एक दिन में इतने सारे लोगों को कत्ले आम किया जा रहा है, आखिर वो क्यों हो रहा है, क्या मामला है, पूरी जानकारी नाज़रीन को दीजिए। मैं बताऊं उसके बारे में, सूडान के बारे में। सूडान का मसला कहीं ना कहीं उसके ऊपर गजा का मसला हावी हो गया। दरअसल गजा के अंदर जो भी नस्लकशी हो रही थी वो कर रहा था इसराइल, और पूरी दुनिया उसके अंदर शामिल थी। लेकिन यहाँ से हमारा कभी ध्यान इधर गया ही नहीं। यहाँ भी लगभग 2 साल का अरसा हो गया, और यहाँ पर इस कदर ये खाना जंगी गाने में दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, पार्टनर हुआ करते थे। एक तो ये बुरहान जो वहाँ की आर्मी का चीफ है, और एक जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसकी आरएसएफ, ये एक उसका चीफ है। इन दोनों के अंदर इन्होंने वहाँ पर इससे पहले से बगावत की थी। सूडान के जो वो थे सदर वहाँ अल बशीर, उनके खिलाफ बगावत करके उनका तख्ता पलटा था, और जमहूर और उनको डिलीवर करने की बात की थी इन्होंने अवाम को। अवाम ने बड़ी खुशियां मनाई थी। और फिर बात ये हुई थी कि फिर हम उसके अंदर आकर के एक वक्त में ऐसा करेंगे, जो आरएसएफ है उसको जो एसएफ है उसके अंदर मिला लेंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और एक आर्मी हो जाएगी इसके अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस को। यहीं से इन दोनों के बीच की झगड़े की शुरुआत हुई, और फिर ये दोनों आपस में बरसरे पैकार आ गए। दोनों के दोनों आपस में उलझ गए, और आज करीब 2 साल का अरसा हो गया, और इस 2 साल के अरसे के अंदर आप देखिए 1 लाख से ज्यादा अवाम वहां पर कत्ल हो चुके हैं। इस खाना जंगी के अंदर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ ये लोग हमले कर रहे हैं। दोनों के पास मिलिट्री है इसके अंदर, और वो कहते हैं मैं जब तक उसका सफाया ना कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जो बुरहान साहब हैं, और जो दूसरा हमदानी जिसे कहते हैं हम, तो उसको वो कह रहे हैं कि मैं जब तक उसका सफाया ना कर दूं तब तक नहीं चैन से बैठूंगा। किस कॉन्ट्रास्ट के अंदर लेकिन इसी आप, बीच में जो इल्जाम लग रहे हैं कि यूएई इसमें शामिल है, वो क्यों लग रहे हैं या वो कितने इसमें सच्चे हैं। यूएई नहीं, सब पूरा गल्फ शामिल है इसके अंदर। यूएई सपोर्ट कर रहा है एसएएफ को, ठीक है, सॉरी आरएसएफ को। दुबई उसको सपोर्ट कर रहा है, मिस्र, कतर और सऊदी सपोर्ट कर रहे हैं बुरहान वाले उसको, एसएएफ को। वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये गल्फ वालों ने ही यहाँ पर पूरी तूफान मचा रखा है इन्होंने। और वहां पर तो इनसे कुछ हुआ नहीं गल्फ के अंदर इसराइल के खिलाफ। वहां भी ये इसराइल के साथी कहीं ना कहीं नजर आए थे, तो जब कभी मौका मिलेगा उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त यूएई से, क्योंकि सूडान दौलत से माला माल है, जमीनी दौलत से अल्लाह ताला ने उसे बहुत नवाजा। वहाँ गोल्ड है, और वो गोल्ड किसके काम आ रहा है? अवाम के काम नहीं आ रहा वो गोल्ड। वो गोल्ड काम आ रहा है उनके खून बहाने के। जो ये लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ इस कदर जबरदस्त तरीके से हमले करें। अभी मालूम पड़ा, इस बारे में एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ये था कि इसने आरएसएफ ने करीब 64 टन सोना निकाला लास्ट ईयर, और वो दुबई भेजा, और दुबई ने उसके बदले में क्या भेजा? वहां पर हथियार भेजे, डॉलर भेजे इधर से। इधर दोनों के अंदर, इधर सऊदी और ये लोग हैं, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो दूसरे जिसका नाम मैंने बताया जनरल अल हमदानी जनरल अल 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 फातेह अल बुरहान, उसको जी। सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। तो इन दोनों ने इस, जब तक ये लोग हैं आपस में, इन दोनों को इस सुकून से नहीं बैठे रहने देंगे लोग। और वहां पर उनका जो जमीन, जो उनके तरक्की के लिए, स्कूलों के लिए इसके काम आना चाहिए था, वो पैसा, उस पैसे से ये लोग अपनी आवाम का खून बहा रहे हैं। आपको मैं बताऊं, कभी मैंने बताया था शायद अभी, कि इससे पहले कभी दोस्त हुआ करते थे, और यूएनओ की अभी रिपोर्ट है कि वहां पे सबसे बड़े
ज़्यादा इस मतलब सबसे ज़्यादा बुरहान का शिकार है इस वक़्त सूडान। अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है वहाँ पर, और हालात ये है कि वहाँ के जो जिसे कहते हैं ना, जो लोग अपने घर-बार छोड़ कर ही गए हैं, लगभग 1 करोड़ के आस-पास लोगों का हाल ये है जो अपना घर वहाँ पर छोड़ चुके हैं और जो दूसरी जगह पर जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों अभी भी एक-दूसरे पर हमले करने से बाज़ नहीं आ रहे हैं और उसका अवाम का खून बहा रहे हैं। जो ज़मीनी ज़खायर जो है इनके काम आ सकते थे, उसको ये एक-दूसरे के लिए खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जो एक वक्त में एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, उनको ट्विन्स कहा जाता था, लेकिन आज वो एक दूसरे के सख्त तरीन दुश्मन नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला करने की फिराक में हैं और कई हमले कर भी रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए हैं। हमले इस कदर शदीद थे कि वो जंग की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। पाकिस्तान ने काबुल तक हवाई हमले किए और तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में कई हमले किए हैं, जिसमें मुतादिद फौजी हलाक हो गए हैं। इसको देखते हुए कतर ने इन दोनों के दरमियान मुआहिदा कराने की कोशिश की। कई दिन चली बातचीत के बाद भी मुआहिदा तय न हो पाया और मुज़ाकरात फेल हो गए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के बीच में जो एक मुआहिदा होने वाला था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो जो मुआहिदा है वो फेल हो गया है। उसके पीछे की क्या वजह है? उसके पीछे अमेरिका और कुछ नहीं है। इनके बीच डील होने वाली थी, हकीकत बात है, और डील एकदम जो रिपोर्ट्स आई थी, जो कतर के अंदर बातचीत चल रही थी, तो वहाँ पर बात ये हुई है कि लगभग ये फाइनलाइज होने वाली, सिर्फ एक पॉइंट पे कोई बात रह गई थी। तो सुनने में आया, इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि अमेरिका से कोई फोन आया और उसके बाद पाकिस्तान का जो वक्त था यहाँ पर, उसके तेवर ही बदल गए और वो जिस तरह की उन्होंने जबान इस्तेमाल की, तो डील वहां से कैंसिल हुई और वो अभी भी उनको धमकियां दे रहे हैं। फिर उसके बाद तुर्किया ने कहा कि मैं आपके बीच बैठ करके डील करा, मैं कोई समझौता करा देता हूँ। तो वहाँ भी इनकी वहाँ करीब 4 दिन चली और वहाँ भी करीब इनके 8 घंटे या 6 घंटे बातचीत हुई, लेकिन वहाँ भी इनकी पीस टॉक जो है वो कामयाब ना हो सकी। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को मोरिद इल्जाम ठहराया कि उनका रवैया सख्त था, उनका रवैया सख्त था। अब पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान का क्या करा, पाकिस्तान कह रहा कि अब मुझे इस चीज़ की परमिशन दीजिए कि मैं आपके यहाँ पर अंदर जा करके मुल्क के अंदर उन पर हमले करूँ, जो वहाँ से उनके यहाँ टेररिस्ट अटैक होते हैं टीटीपी के ऊपर, ठीक है? कौन अपने मुल्क के अंदर हमले करने की परमिशन दे देगा? बिल्कुल। जब इंडिया ने किया था तो आपने पलट के वार किया था ना, भले से चाहे मुँह की खनी पड़ी, लेकिन पलटवार किया था ना आपने, तो कौन कर देगा? उधर तालिबान का भी रवैया इतना सख्त है कि वो जब बातचीत करने के लिए पहुंचे, जो टीटीपी है उसे ही लेकर के पहुंच गए वहां पर। इस पर पाकिस्तान ने भी एतराज जताया कि इनसे तो बात ही नहीं करनी है इनको, वो भी वहां लेकर के पहुंच गए। तो दोनों का रवैया इतना सख्त है और दोनों के बीच इस वक्त जो लग रहा है वो जंग एक तय सी लग रही आने वाले दिनों के अंदर। हम अगर इन दोनों के बीच जंग होती है तो बहुत खतरनाक जंग होगी। पाकिस्तान सोच रहा है कि हम अपनी जोन के अंदर हमारे पास आर्मी है, लेकिन उन्होंने भी कहा है इस बात के लिए कि अगर हमारे बारे में मालूम करना है, जाके अमेरिका से मालूम करिए, रूस से मालूम करिए कि वो कैसी कौम है। हकीकत इसमें कोई शक नहीं। और ये बात भी है कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल जितने भी हुए उन्होंने वहाँ पर अफगानिस्तान के नाम पर लेकर के वो कहते हैं हमने तुम्हारा जब रूस ने तुम्हारे पर हमला किया, हमने सपोर्ट किया, अमेरिका ने किया, उन्होंने वहाँ से डॉलर कमाए हैं। और जा करके, और ये बात तो तालिबान के उसने कही भी है जी। कि पाकिस्तान ने हमारे नाम पर डॉलर कमाए हैं। और हकीकत बात है, इनके आर्मी चीफ जितने भी कौन है पाकिस्तान के अंदर, इनके तो आर्मी चीफ सारे गद्दारी निकले जितना अभी तक निकले। वहां से मुड़ के कोई एक या दो को छोड़ दिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वरना सबके सब पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं। इन्होंने तो बाहर जाके जजीरे खरीदे हैं पूरे के पूरे उन डॉलर से। मदद उनकी भी की इन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने महलात बनाए हैं इनसे। तो अभी देखिए बात ये किस वक्त तक जाती, किस वक्त तक जाती। फिलहाल तो दुनिया के अंदर एक और जगह हमें चलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अमेरिका को चाहिए वहां से। पाकिस्तान की पोजीशन इस तरह की है, स्ट्रेटेजिक कंडीशन उसकी ऐसी है, जो हर कंट्री उसकी वो जगह को चाहता है उसको। अब वहाँ भी तो इन्होंने तो अमेरिका को अपना पास नहीं, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पोर्ट उसके बनाने की बात की, आप पोर्ट बना लीजिए। और वो ये कह रहे हैं हम हमले करेंगे। हमले क्या, अब क्या कर रहा है, पहले अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व था, उसने डायरेक्ट इन हमले कर रहा था, अब वो इनसे हमले कराएगा। और इन लोग, ये तो बेगैरत लोग हैं पाकिस्तानी, इनको तो क्या चाहिए कि बस एक सर पे अमेरिका का आशीर्वाद चाहिए कि हमारी जो सीट बची रहे। सारे बेईमान करप्ट लोग हैं। उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा, जिसके ऊपर जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बना उसी दिन 1400 अरब रुपए की उस फर्द आयद होनी थी। तो मुल्क ही नहीं है वो, तो आर्मी के हाथों खेलने वाला मुल्क है। और आर्मी, उसकी आर्मी चीफ जो होता है वो उसके हाथों खेलता है अमेरिका के। तो जो अमेरिका कहेगा वो होगा, और अमेरिका भी नहीं चाहता उनके बीच में कोई पीस हो या कुछ हो। अमेरिका को पाकिस्तान से अपना काम लेना, अब वो अटैक कर भी रहे हैं।
तो अगर ये नहीं था, अगर पाकिस्तान ने अपना रवैया सही ना किया, तो यकीनी तौर पर वो खुद तो हो गई तबाह, तबाह भी ना हो तो कमज़ोर तो इतना हो जाएगा, देख लें क्या क्या हाल कर दिया यूएसएसआर का, जी, लेकिन क्या क्या हो। आप मुख्तसर तौर पे बता सकते हैं नाज़रीन को कि ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक डील हो रही थी, मुआहिदा हो रहा था, वो किस चीज़ को लेके हुआ? जंग बंदी उनका ये था कि आपकी तरफ से हमारे यहाँ हमले नहीं होंगे, आप इनको रोकेंगे यहाँ से। और उनका ये था पाकिस्तान का डिमांड ये थी, और उनका डिमांड ये थी कि पाकिस्तान हमारे यहाँ अंदर आकर के हमले नहीं करेगा। हुआ क्या है, गलती तो पाकिस्तान ने की ना, तो उनके पनाह गुज़ीन थे, उनको एक रात में ये तो नहीं कह सकते कि किसी चीज़ की हर एक की प्लानिंग होती है। आपको अपने मुल्क से उनको जब वहाँ वार चली थी तो लोग आगे यहाँ पनाह ले लिए पाकिस्तान में। अब उनको क्या था कि जब उनको अफ़गानिस्तान भेजना था तो एक उसका कोई लाएमन तैयार किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि रातों-रात आपने कह दिया जाइए, जो वहाँ 25-30 साल से 40 सालों से जिनकी नस्लें नौजवान हो गई, उनको कह दिया आप जाइए अफ़गानिस्तान। एक अरसे के बाद दुनिया के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है कि चीन और अमेरिका जो दुनिया की 2 पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके दरमियान एक समझौता तय पा गया है, एक मुआहिदा हुआ है, डील तय पाई गई है, जिसमें कई चीज़ें शामिल हैं। बता दें कि अमेरिका और चाइना दोनों के बीच 1 साल के लिए एक मुआहिदा तय पा गया है। शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे की तारीफें की और मुआहिदा तय पाया। ट्रंप अब चीन का दौरा करेंगे और शी जिनपिंग अमेरिका जाएंगे। इस मुआहिदे में क्या कुछ चीजें शामिल हैं और इसके असरात दुनिया पर और खास तौर पर भारत पर क्या होंगे, आइए जानते हैं। जो अमेरिका और चाइना के बीच में मुआहिदा हुआ है, वो आखिरी मुआहिदा है क्या? देखिए, दुनिया की निगाह इसके ऊपर थी, चाइना और अमेरिका के बीच जो माहदा अभी हुआ है, हालाँकि दस्तखत तो नहीं हुए हैं इसमें, लेकिन वर्बली जो भी हुआ है, उसके ऊपर दुनिया की निगाह थी, क्योंकि दुनिया का मुस्तकबिल इसी के ऊपर, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, क्योंकि चाइना ने इस वक़्त 70 टू 90% दुनिया को अपने ऊपर डिपेंड कर लिया था। इधर अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ा रहा था और चाइना जो था उसे धमकियाँ दे रहा था कि चाइना उसको वो मटेरियल दे ही नहीं रहा था, जो कि उसे चाहिए था। तो इस बीच में जो दोनों के बीच में डील हुई है, काफ़ी माथापच्ची के बाद जो ये बंद कमरे के अंदर इनकी मुलाकात हुई और जो डील हुई उसके अंदर गिव एंड टेक का मसला हुआ कि आप मुझे क्या देंगे, मैं आपको क्या दूँगा, ठीक है? जी। चाइना ने दुनिया का रेयर अर्थ बंद कर रखा था। रेयर अर्थ ऐसा है कि दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेयर अर्थ, जिसके बगैर आपकी ना गाड़ी चल सकती है, ना लैपटॉप, ना आपका मोबाइल चल सकता है, कोई चीज़ उसके बगैर नहीं चल सकती, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी। चाइना ने इस वक़्त वो बंद किया हुआ था। और तो इधर अच्छा, उधर चाइना ने क्या किया था कि अमेरिका का सोयाबीन भी बंद कर दिया था खरीदना, क्योंकि वो 12 से 14 डॉलर के बीच बिलियन डॉलर का खरीदता था। उसका माल भी उसने डंप कर दिया था, वहाँ उसका किसान परेशान था। तो इनके बीच जो समझौता हुआ कि वो अब चाइना सोयाबीन खरीदने के लिए रास्ता खोल देगा और चाइना रेयर अर्थ भी दुनिया को देगा। ठीक है? इसके एवज़ में अमेरिका ने क्या किया है, जो इनके ड्रग्स है, फेंटानिल ड्रग्स है, जी। उसके लिए उसने बंद कर रखा था, बैन लगा रखा था। वो ड्रग्स ऐसी है कि उसके ओवरडोज़ से लगभग हर साल 50,000 अमरीकी मर जाते हैं। ओवरडोज़ से नशे की थी उसने, जी। तो उसने उसके लिए रास्ता खोल दिया। उसके जो एलिमेंट भी आता है चाइना से आता है, उसको उसमें काम करने के लिए भी चाइना ने इस तरह का उससे वादा किया है। तो ये तो इनके बीच। और दूसरा, ट्रम्प ने एक काम और किया है, ट्रम्प ने जो रेयर अर्थ चाइना ने बंद कर रखा था, वो खाली चाइना वो अमेरिका को नहीं देगा, वो पूरी दुनिया को ऐसे ही देगा। ये 1 साल के लिए इनमें वायदा हुआ। एक बात और हुई है, वो ये हुई है कि 1 साल इधर चाइना ने क्या लिया है, चाइना ने उससे ये लिया है कि आप एक तो ताइवान के ऊपर कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि चाइना उसे वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है, ठीक है? उसमें कोई बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, चाइना को रूस से तेल खरीदने पे कोई भी आप ये नहीं कहेंगे कितना तेल खरीदा, क्यों खरीदा, कुछ नहीं कहा। जैसे भारत के ऊपर उसने जी। पाबंदी लगा रखी। पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी, पिछली बार तो हमने बात की थी इसके बारे में, उसने पाबंदी लगा रखी, इन 2 कंपनी से कोई तेल नहीं खरीदेगा। तो ये चाइना को हुआ है इसका मसला। तो दोनों के एक गिव एंड टेक मसला, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग। और खास तौर से एक बहुत चीज़, जो अच्छी चीज़ मिली चाइना को, वो मिला। अभी तक अमेरिका कह रहा था चाइना इज़ ए पेपर टाइगर। अब वो क्या कह रहा है ट्रम्प, कि चाइना इज़ नॉट अ पेपर टाइगर, चाइना और अमेरिका आर इक्वल। क्योंकि 105 बिलियन डॉलर की दुनिया की इकोनॉमी है, और जिसमें से 50 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी इन दोनों की है। जी। तो दुनिया को एक तरह से कह लें, चाइना अमेरिका ने अपने साथ-साथ रेल रखी। 1 साल के फिलहाल ये वायदा है। लेकिन अभी जैसे ये मुआहिदा तय हो गया है, तो इसका दुनिया की इकोनॉमी पे क्या असर दिखेगा और खासकर भारत की इकोनॉमी पे इसका क्या असर होगा? दुनिया के लिए देख लिया उन्होंने, तय कर दिया। अब उन्होंने क्या कर दिया दुनिया को, उन्होंने क्या कहा ट्रम्प ने, कि अब G2 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को देंगे। मतलब अब हम दोनों दुनिया की सिमत हम दोनों मिल करके तय करेंगे। अब सही बात भी है, मैंने भी कहा ना, 50 बिलियन डॉलर की दोनों की जी। इकोनॉमी, आधी दुनिया तो उनके पास है।
इसके बारे में। तो वो दोनों कह रहे हैं और इसके लिए क्या हुआ, G7 इर्रेलेवेंट हो गया। क्या मतलब हुआ? यूरोप इर्रेलेवेंट हो गया, G20 की कोई वैल्यू नहीं, जो बहुत बड़ा ग्रुप है, जो टॉप इकोनॉमी का जो G7 और G20 है, भारत के ऊपर खास तौर से असर ये पड़ा। भारत का जो इस्तेमाल अभी कर रहा था चाइना, वो भारत की इम्पोर्टेंस चाइना के अमेरिका के लिए ये थी कि वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बात कर रहा था, कि वो चाइना को रोकने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता था। अब जो जब दोनों के बीच दोस्ती हो गई तो बचा गया भारत के, भारत खुद इर्रेलेवेंट हो गया अमेरिका के लिए भी। और दुनिया के लिए जो बचा वो ये है कि 144 करोड़ की आबादी है, जिसमें से हार्डली 10%, 14 करोड़ या लगा लो, इतने लोग वो हैं जो मीडियम, जो कि मिडिल क्लास है, उन्हीं का मार्केट बचा उसके पास। बाकी सब तो 80 करोड़ तो ऐसे 5 किलो राशन पर डिपेंड है। तो दुनिया के ऊपर और भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, मैंने बता दिया आपको। भारत के लिए अभी, अब भारत और ब्राजील दो मुल्क ऐसे बचे हैं जिनके पास 50% टैरिफ है, बाकी सब पर टैरिफ कम कर दिया। और उसने चाइना के लिए भी टैरिफ कम कर चुका हूँ पहले। तो पहले 100% पहले नवंबर से लागू होने वाला था, वो भी खत्म हो गया। जो 50% था उसके अंदर 10% ही कमी कर दी। तो जाके देखें तो चाइना कहीं 20% पर आकर के रुका है। रुख करते हैं मिडिल ईस्ट का, जहां से बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर सामने आई थी कि शर्म शेख में एक अमन मुआहिदा तय पाया है, जिस पर इसराइल और हमास दोनों ही राजी थे। लेकिन जब से ये मुआहिदा तय पाया है, ये डील साइन हुई है, तब से हम देख रहे हैं कि इसराइल गजा पर लगातार हमले कर रहा है। वो अब ना सिर्फ गजा में हमले कर रहा है, बल्कि उसने हमले जो हैं वो सीरिया और लिबनान में भी तेज कर दिए हैं। इस मुआहिदे पर उस वक़्त भी कई सवाल उठाए गए थे कि जिन 2 फ़रीक के बीच में ये मुआहिदा तय पाया जा रहा है, वो दोनों फ़रीक ही उस मीटिंग में शामिल नहीं थे। तो ये कैसा मुआहिदा हुआ? हालाँकि फिर भी दुनिया ने इसे अमन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना था। इस मुआहिदे में एक आईएसएफ भी बनाने की बात हुई थी, अब उसका मुस्तकबिल भी खतरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि अरब ममालिक ने इस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या होगा मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल? आइए जानते हैं। ये जो इसराइल और गजा के बीच में एक मुआहदा हुआ था, जिसके बाद ये तय पाया गया था कि अब इनके दरमियान हमले नहीं होंगे, हमले बंद हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो इस सीज फायर डील के बावजूद भी हमले लगातार कर रहा है, और ना सिर्फ वो हमले कर रहा है, उसके हमले बढ़ते पे बढ़ते जा रहे हैं। और वो अब गजा से सीरिया और लबनान की तरफ भी बढ़ रहा है। तो इस पे क्या ख्याल है कि ये जो इसराइल के हमले लगातार जारी हैं वो रुकेंगे या नहीं? देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार कहा था। मैंने कहा था कि दरअसल डील जो हुई है, वो डील इसलिए हुई, इस प्रेशर के अंदर डील हुई है क्योंकि अमेरिका और इज़राइल की पोज़ीशन दुनिया की निगाह में बहुत ख़राब हो गई थी। क्योंकि जितने भी मुज़ाहिरे हो रहे थे, वो उसमें यही हो रहा था। अमेरिका पीछे 6 मरतबा वीटो भी कर चुका था, इसके बारे में, जंग रोकने के बारे में। तो अमेरिका की इमेज ख़राब हो रही थी, अमेरिका में मुज़ाहिरे हो रहे थे और दीगर यूरोप ममालिक और तमाम कंट्रीज़ के अंदर मुज़ाहिरे हो रहे थे। उसमें दबाव ये था कि ये दोनों विलेन बनते नजर आ रहे थे, तो अपने जो अवाम का दबाव था उसको कम करने के लिए इन पे प्रेशर था, ये डील की गई। लेकिन डील ही सबसे पहले तो गलत है, क्योंकि अरब जो वहाँ बुला करके व्हाइट हाउस में पाकिस्तान को और मुस्लिम मालिक को बैठा कर ये डील साइन, जो डील लिखी गई थी, जो अब उसने कहा था ट्रम्प ने कि ये डील होगी, उस डील को जो है वो क्या हुआ, जब नेतन्याहू बाद में गए व्हाइट हाउस तो चेंज कर दिया गया जी। वहां से उसको। उसके अंदर से एक दो पॉइंट ला दिए, तो नेतन्याहू के पास डील कुछ और है और अरबों के पास कुछ और डील है। लेकिन फिर शर्मा शेख के अंदर जब बात हुई है, तो वहां पर उन फरीक में से कोई मौजूद ही नहीं था जिनके बीच डील हुई। ना इसराइल का कोई मौजूद था, ना या फिर हमास का इसका कोई। जी। तो वो अलग अलग डील पर काम कर रहे हैं दोनों के दोनों। और दूसरी बात यह है, कभी इस खत्ते में पीस होना ही नहीं है। डील एक अवाम के दबाव में की गई थी, अवाम को ये बावर कराना था कि हम विलेन नहीं है। विलेन कौन है? इस दौरान विलेन साबित करना था हमास को, कि हमास एक विलेन है, हम विलेन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमास हरकतें करता तब हम इस तरह के उसके ऊपर हमले करते हैं और अपनी डिफेंस में हमले करते हैं। अभी तो वक्त लगेगा इसके अंदर। अभी वो क्या करते हैं कि हमारा एक फौजी मार दिया, हमने 100 लोग मार दिए। और ये कौन कह रहा कि हमास तो मना कर रहा, हमने कोई फौजी नहीं मारा वहां से, इस तरह की। तो इज़राइल कोई ना कोई बहाने बना करके उसके सामने अपना एक ग्रेटर इज़राइल का हदफ है, वो उसकी तरफ कदम, रोज एक कदम बढ़ा देता है, उस तरफ वो बढ़ रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता। इसी पस मंजर में जो आपने बात की अभी, इज़राइल, लेबनान और सीरिया। सीरिया, उसके ऊपर भी हमले किए हैं। सीरिया को तो उसी वक़्त समझ लें जब सीरिया का बशर अल असद की जब गवर्नमेंट गिराई गई थी, तो उस वक़्त तैयब उर्दुगान ने बहुत कम अक़ली का काम किया। जब ये हमले कर रहा था सीरिया के अंदर, गोलान हाइट्स पर कब्ज़े कर रहा था, अपनी आर्मी क्यों नहीं उतारी आपने सीरिया के अंदर? जी। सीरिया का जो इस टाइम प्रेज़िडेंट है, कौन था इससे पहले? जोलानी। वो वांटेड था, अचानक वो नमदार हुए और आकर के प्रेज़िडेंट बन कर के बैठ गए। ये तभी शक-ओ-शुबहात हो गए थे। अब नंबर
तुर्किया का भी आएगा इसके अंदर, ऐसा जी। नहीं है। उसने उस बॉर्डर पे भी आर्मी लगा दी, जो साइप्रस है, जो आधा उसके पास है तुर्किया के पास, वहाँ भी अपने उसने डिफेंस सिस्टम खड़े कर दिए हैं। उसको भी दोनों तरफ से घेरने की तैयारी, तो वो अपने हदफ की तरफ गामजन है। अरबों ने अपनी आँख मूंद के रखी, मूंद रहे रखी तो मूंदे रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है इनके ऊपर। एक आखिरी सवाल कि अभी बात जो हम इसकी कर रहे थे गज़ा, सीरिया, लिबनान की, लेकिन उसी में हमने सुना था कि एक आईएसएफ बनने वाली है। आईएसएफ यानी कि जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फ़ोर्स है, उसकी हकीकत क्या है? उसके बारे में भी बताइए। देखिए, अभी जो आपने बात की, इससे पहले आईएसएफ के पास आऊँ मैं, तो उसको बता दूँगा कि जो फ़ोर्स है या जो बनेगी, उससे पहले अरब खुद नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई मज़ामती ग्रुप बाकी रहे। जी, ठीक है? अब उसकी सीक्रेट डील, और इससे पहले बहुत सारी कई इज़राइल के खुद अखबार छाप चुके हैं, वॉशिंगटन छाप चुका कि ये सब लोग शामिल हैं इन 2 साल की नस्लकशी के अंदर। इनके साथ सब मिले हुए थे इसके अंदर। आईएसएफ का मतलब क्या था? वो कह रहे थे इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स बनाने का, जिसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी आएगी, इंडोनेशिया की आर्मी आएगी, ये आएगी। अब तो इसके ऊपर जो सबसे कमज़ोर उनका एलआईई है, इसमें उसने शाह उर्दुन, उसने ये सवाल उठा दिए। उसने कहा, एक तो अमन बरकरार रखना और एक अमन कायम करना, दोनों में फ़र्क होता है। आप ये चाहते हैं कि हम अमन कायम करके करें वहाँ पर, और अमन बरकरार रखने वाली बात तो ये है कि जब बरकरार रखेंगे तो फिर वो हमेशा रहेगी, जिससे कि फिर वो इज़राइल की तरफ से भी अगर कोई जी, हमला होता है उसे भी रोकेंगे। ये क्या चाहते हैं कि ये जाए फ़ोर्स और जाकर के वहाँ गज़ा के अंदर सब टहले और जाकर के और उनसे हथियार लेकर के इज़राइल को सेव कर दे। तो ये तो नहीं चलेगा, तो अवाम तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम का इन पर भी, जो हुक्मरान है, इन पर भी तो दबाव है अवाम का, कि कहीं ऐसा नहीं, इनको भी तो खतरा इस बात का कि इनकी गद्दी ना, इनकी इनके तख्ते ना पलटे जाएँ। तो अच्छा, वहाँ पर इस फ़ोर्स की हिम्मत होगी जहाँ आईडीएफ नहीं ठहर सकती। रज़ाई गली में आईडीएफ, जो आईडीएफ है, उसकी हिम्मत होती नहीं टहलने की, ये हथियार लेके, छोटे हथियारों के साथ ये टहलेंगे उनके साथ। और ये जब अगर इज़राइल को डिफेंस करेंगे तो जो वहाँ के ग्रुप है उनको छोड़ेंगे वो। तो ये तो अभी मुझे आईएसएफ बनती हुई खतरे में नज़र आ रही है, लेकिन बन भी गई तो अब सबसे बड़ा तो यही होगा मसला कि ये किसको डिफेंस करेंगे? जी। बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हसन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और नाज़रीन को हर खबर तफ़सील से देने के लिए। रूस और यूक्रेन के दरमियान तेज होती जंग के बीच जहां रूस ने यूक्रेन पर 650 ड्रोन और 50 मिसाइल से हमला किया है, वहीं रूस ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट करके अमेरिका को खबरदार किया है और उसको ये बताया है कि रूस एक लंबी जंग के लिए तैयार है। बता दें कि रूस ने 2 तजुर्बात किए हैं, यानी कि 2 टेस्ट किए हैं, जिसमें एक टेस्ट न्यूक्लियर मिसाइल का है, जिसकी पहुंच या रसाई अमेरिका तक है और ये न्यूक्लियर हथियार ले जाने तक की सलाहियत रखता है। रूस का दावा है कि इसकी स्पीड इतनी तेज है कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाएगा। दूसरा तजुर्बा उसने समुद्र में एक टॉर्पेडो का किया है, जो एटॉमिक हथियार से लैस है और इसकी स्पीड तकरीबन 185 किलोमीटर फी घंटा है और ये समुद्र में जिस साहिल से भी टकराएगा वहां पर रेडियो एक्टिव रेस पैदा करेगा, जिससे साहिल के आसपास की इलाके और तमाम आबादी खत्म हो जाएगी। एक तरफ जहां चीन और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका की परेशानियों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। बता दें कि चाइना से 10 शिप्स तकरीबन 20 टन का सामान लेकर ईरान की तरफ निकली हैं, जिस पर वो सामान लदा हुआ है जो कि मिसाइल बनाने में काम आता है, जिससे जाहिर होता है कि ईरान एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईरान को धमकियां मिल रही हैं, तो उसे देखते हुए ईरान अपनी तैयारी कर रहा है और चीन उसमें उसकी मदद कर रहा है, जिससे अमेरिका और इसराइल की परेशानियों में एक बार फिर से इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। नाजरीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।